हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर वैभव सिंह और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर और साथ ही साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जेईई मेंस लेवल और नीट लेवल के अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब अपन बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप छोटी क्लासेस में डिस्कस भी करके हैं और वही का वही पढ़ेंगे। मेन जो अपन को समझना है, जिसको इंपॉर्टेंस देंगे, वो इसके कॉन्सेप्ट पर अपन लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपने पास होती है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होती है? अपने पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और ये जो अपने पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ये जनरली अपने पास क्या होता है, एक तरीके से मिरर होता है। और मिरर की अगर मैं बात करता हूं तो नॉर्मली अपने पास एक तरीके से हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस होती है, जिसमें आप सबको पता है कि जो नॉर्मली मिरर होता है उसका एक सरफेस तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ठीक है ना, और एक सरफेस अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या होती है, सिल्वर पॉलिश्ड होती है। आई बात समझ में? ठीक। अब नॉर्मली जब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एक रे इंसिडेंट होती है, एक रे इंसिडेंट होती है जिसको अपन नॉर्मली क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। आई बस में। और रे के बारे में अपन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, या फिर लाइट के बारे में अपन ने डिस्कस करा था कि जो लाइट होता है वो एक तरीके से फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि नॉर्मली होमोजेनियस मीडियम में हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में क्या करता है, ट्रेवल करता है। अब जैसे ये इंसिडेंट रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर क्या होती है, इंसिडेंट होती है, वैसे ही ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ठीक, इस पर अपन क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकल लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं और इस हाइपोथेटिकल लाइन को अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो अपन को ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जैसे ही कोई भी इंसिडेंट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है, वैसे ही क्या करती है इंसिडेंट रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक नॉर्मल ढूंढती है और ये जो नॉर्मल होता है ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जो भी रिफ्लेक्टिंग साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड, ये रिफ्लेक्टिंग साइड, अब मान लीजिए रिफ्लेक्टिंग साइड ऐसे तो नॉर्मल बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे होती तो नॉर्मल ऐसे होता, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे होती तो नॉर्मल ऐसे होता। ये एक हाइपोथेटिकल लाइन होती है जो कि नॉर्मली सरफेस के हमेशा क्या रहना पसंद करती है, परपेंडिकुलर रहना पसंद करती है। तो ऐसी कंडीशन पे अब ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल ड्रॉ करता है इसको अपन यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से, और इस आई को ही अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे अपन इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अपन को ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी इंसिडेंट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो जब भी अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करेंगे तो किससे मेजर करेंगे, हमेशा नॉर्मल से। तो फैक्ट है कि इस तरीके से तो रिफ्लेक्ट होके इधर कहीं जाना होता है इसको इस तरीके से, और ये जो अपने पास ये जो रे होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके से रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको, रिफ्लेक्टेड रे। और ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल ड्रॉ करती है इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे अपन इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। आई बात समझ में आप सभी को? तो नॉर्मली इस तरीके से अपन यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं कि अपने पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इस तरीके से एक रे इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट होते ही सबसे पहले किसको ढूंढेगी, नॉर्मल को, ठीक, और फिर जितना एंगल से, मतलब सपोज ये अपने पास आई, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड इस तरीके से चली जाएगी और ये अपने पास होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अपन नॉर्मली अगर अपन सिंपल सी बात करते हैं तो जब अपन यहाँ पे बात करते हैं एक तरीके से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे जब अपन यहाँ पे बात करते हैं तो आप सबको पता होता है कि नॉर्मली जब भी अपन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बात करते हैं तो फर्स्ट जो लॉ होता है वो ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इट मींस जितने एंगल से इंसिडेंट रे आती है उतने ही एंगल से जो रे होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब ये जो लॉ है ये तो बेसिक है ना। आप खुद सोच लीजिए कि अगर आपके पास एकदम स्मूथ सरफेस है, आपके पास एक जंपिंग बॉल है, एकदम स्मूथ सरफेस है, आप जितने एंगल पे बॉल को थ्रो करेंगे, ठीक है ना, आफ्टर कॉलिजन बॉल उतने ही एंगल से क्या कर जाएगी, आगे निकल जाएगी। अगर मैं बॉल को बिल्कुल परपेंडिकुलर, एकदम स्मूथ सरफेस और परपेंडिकुलर इंसिडेंट करता हूं तो स्ट्राइक करके वापस बॉल मेरे पास आ जाती है। तो फैक्ट है कि जितने एंगल से गई लौट के उतने एंगल से वापस आई कि नहीं, तो वो लो यहां पर भी वैलिड है। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ अपने पास होता है। सेकंड अपने पास ये होता है कि अपन लोगों के पास जो इंसिडेंट रे, ठीक है ना,
रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है नॉर्मल एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, हमेशा सेम प्लेन पे लाई करते हैं। सेम प्लेन से मतलब अब आप देखिए जो इंसिडेंट रे, अब आप देखो बोर्ड भी तो एक प्लेन है ना, ये भी तो एक प्लेन है। अब इंसिडेंट रे इसी प्लेन पर आ रही है और इसी प्लेन पे जा रही है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, ठीक है, तो देखना आप ये पूरा का पूरा एक प्लेन बना, ये पूरा का पूरा एक प्लेन बना। तो ये जो प्लेन होता है, अब आपको देख लो कि इसी प्लेन पर इंसिडेंट रे है, इसी प्लेन पर नॉर्मल है और इसी प्लेन पर आप लोगों के पास रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो प्लेन बनता है, इस प्लेन को अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं हमेशा प्लेन ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे अपन इसको, प्लेन ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। तो अपने पास फर्स्ट लॉ ये होता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और सेकंड लॉ ये होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन। अब अगर रे ऐसे आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके इधर ही बोर्ड पे जाएगी, ऐसे नहीं कि रिफ्लेक्ट होके इधर आई और रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाए, मतलब इंसिडेंट तो ऐसा ही और रिफ्लेक्ट होके इधर निकल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना, अगर वो ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो इसी तरीके से जाना है। और हमेशा याद रखना कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। तो इस तरीके से नॉर्मली अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक, तो अपन को मेन जो समझना है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्लेन ऑफ इंसिडेंस कि नॉर्मली जिस पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो अपने पास रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये एक ही प्लेन पर होते हैं। जैसे कि अभी देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल इस बोर्ड पर है पूरे के पूरे। ठीक है, और अगर अपन इसको एक बार और अच्छे से समझना चाहें तो देखना आप, मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। देखना आप, अगर मान लेते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं ये कोई एक पूरा मिरर है, ठीक है ना, इस एक टेबल पे रखा हुआ है, इस तरीके से एक टेबल पे रखा हुआ है। ठीक, अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकल प्लेन कंसीडर कर लेते हैं इस तरीके से। देखना आप, एक हाइपोथेटिकल प्लेन जो कि बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर होगा इस पे, इस तरीके से, ठीक है ना, एक ये, और इस पर अपन जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरे पास इस तरीके से एक प्लेन है और इस पे एक हाइपोथेटिकल प्लेन बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब जो रे है वो रे इस प्लेन पर आएगी, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन है, इस तरीके से ये आपके पास मिरर हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई है, ठीक है ना, ये आपके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई जो कि टेबल पे ऐसे रखी हुई है। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इस पर अपन एक हाइपोथेटिकल प्लेन ऐसे कंसिडर कर लिया, देखो इस तरीके से। अब रे किस पर आएगी, इस प्लेन पर इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से, तो रे ऐसे आएगी और रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से। तो देखना रे इस तरीके से आएगी इस प्लेन पर, और यहाँ पे अपन यहाँ पे क्या देख लेंगे, नॉर्मल, तो एक हाइपोथेटिकल लाइन बिल्कुल इस प्लेन पर होगी और रिफ्लेक्ट होके किधर निकल जाएगी रे, इसी प्लेन पे। तो आई भी इसी प्लेन पर और गई भी इसी प्लेन पर, आई बस में, तो देखो एक ही प्लेन पर है। तो ये जो प्लेन होता है ना, इसी को अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और अगर मैं बात करूं तो प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं आप इसको, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बस में ये नहीं होता है। अब नॉर्मली क्या होता है, आपको नॉर्मली छोटी क्लासों में ये पता होता है कि ये जिस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, इसी पॉइंट पे जा रही है और यही नॉर्मल है। तो अपन इसी प्लेन को क्या लेके चलते हैं एक तरीके से, प्लेन ऑफ इंसिडेंस या प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। जबकि रियलिटी में प्लेन ऑफ इंसिडेंस ये होता है जिस पर रे आ रही है और स्ट्राइक करके जा रही है। अब इसमें रे ऐसे आई, इस तरीके से आई और रिफ्लेक्ट होकर अंदर की तरफ निकल गई। आई नहीं बात सुनने, ठीक। नेक्स्ट, ये समझ में आया ना, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक। चलो अब आप देखना, इसमें अपन कुछ नोट पॉइंट पढ़ते हैं जो अपन को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक। नोट पॉइंट फर्स्ट, इसमें अगर अपन बात करते हैं, व्हेन लाइट गेट्स रिफ्लेक्शन, मतलब जब लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है, देन इट सफर नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं लिखते अपन यहां पे लिखते हैं स्पीड, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। अपन मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो अपन क्या देखते हैं कि जब लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है, तो ऐसी कंडीशन पे इट सफर नो चेंज इन स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो इट मींस ना तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज होता है
ना वेवलेंथ में कोई चेंज होता है और ना ही स्पीड में किसी तरीके का कोई चेंज अपने पास यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन पर होता क्या है, क्योंकि जो भी लाइट अपने पास आ रही है, अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि जो लाइट होती है एक तरीके से एनर्जी का फॉर्म है, और अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मली जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी, और जो अपन यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता था E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू को अपन ने क्या लिखा था SC अपॉन में लैम्डा। तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड C स्पीड ऑफ लाइट, इट मींस स्पीड। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि अब यहां पे जब रिफ्लेक्शन हो रहा है, अब फैक्ट है कि लाइट इसी मीडियम में, अब सपोज ये पूरा एक मीडियम है, इसी मीडियम में आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर इसी मीडियम में जा रही है, तो फैक्ट है मीडियम चेंज हुआ ही नहीं। और अगर मीडियम चेंज हुआ ही नहीं तो ऐसी कंडीशन पे अपन देख सकते हैं कि ना तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब अगर बिफोर रिफ्लेक्शन, अगर मैं बात करता हूं बिफोर रिफ्लेक्शन अगर अपन बात करते हैं तो वेलोसिटी लेते हैं v, वेवलेंथ लेते हैं लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी लेते हैं f। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन जो वेलोसिटी होगी वो भी v, वेवलेंथ लैम्डा, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अपने पास कितनी होगी f होगी, मतलब इसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। आई बात समझ में आप सभी को? तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि अगर सपोज लाइट रिफ्लेक्शन करती है तो ऐसी कंडीशन पर वहां पर अपन नोटिस करते हैं कि ना तो वेलोसिटी में कोई चेंज होता है, ना किसी तरीके से वेवलेंथ में कोई चेंज होता है, और ना ही किसी तरीके से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखना अब आप, सेकंड पॉइंट देखना अब आप। ठीक, पहले ये देखो एक बार, कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से एक बार जल्दी से। ठीक, अब नेक्स्ट देखना अब अपन बात करते हैं reflection is valid for all types of reflecting surfaces ओके। ये चीज अच्छी से अपन को याद रखनी है कि नॉर्मली जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, किसी भी तरीके बस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए, चाहे उसका शेप कैसा भी हो, वो हर सबके लिए क्या होता है अपने लिए वैलिड है। तो देखना वापस चीज को एक बार, ओके, कि रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। अब आप इसमें देखना आप एक बार, सपोज फर्स्ट अपन एक रेगुलर, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसमें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जैसा एक मिरर है, एक लाइट इंसिडेंट ऐसे चलिए, जिसमें अपन ने नोटिस कर लिया। अब I और R, तो जो फर्स्ट लो है उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि सरफेस कैसी भी हो, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन वैलिड है, इट मींस I और R को तो हमेशा इक्वल रहना है। तो आप बहुत ध्यान से देखना, सपोज मेरे पास इस तरीके का एक सरफेस है, मान लेते हैं किस तरीके से, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब एक रे इस पर इस तरीके से इंसिडेंट होती है, इस तरीके से इंसिडेंट होती है, ये अपने पास हो गई इंसिडेंट रे। अब फैक्ट है जैसे इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो अपन ने क्या देखा कि जैसे ही कोई भी इंसिडेंट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती तो किसको ढूंढती है, नॉर्मल को। तो फैक्ट है कि जैसे ही इंसिडेंट होगी, अब ये तो रेगुलर सरफेस थी इसलिए अपन ने बिना किसी टेंशन के इसके परपेंडिकुलर क्या कर दिया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, बट ये तो कर्व्ड सरफेस है। तो अगर मेरे को यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आप देखो कि जिस पॉइंट पर ये रे इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस तरीके से क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट। इट मींस अगर मान लेते कि कर्व्ड सरफेस नहीं होती और इस पॉइंट पर अगर अपन बात करते तो ऐसी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखी हुई होती, और अगर इस तरीके से एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखी हुई है तो फैक्ट है इसका जो नॉर्मल होगा वो यहाँ पर इस तरीके से कहीं होता है कि नहीं होता। तो फैक्ट है कि ये जो एंगल होगा अपने पास, ये एंगल आई होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आया तो जितने एंगल से इंसिडेंट हुए उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होके ये रे इधर वापस निकल जाते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, और ये होता है आपके पास स्मॉल आर, जिसको आप लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखिए कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो अभी भी अपन बोलेंगे कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अरे बस, तो किसी भी तरीके की कोई भी सरफेस हो, किसी भी तरीके की कैसी भी सरफेस हो अपने पास, जो अपने पास रिफ्लेक्शन है, वो ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के लिए क्या अपने पास वैलिड है, मतलब दोनों लोग यहां पर वैलिड है अपने पास, आई इक्वल टू आर, ठीक है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक, अब आप देखिए सपोज इस तरीके से ना इर्रेगुलर सरफेस हो, इस तरीके से कोई भी एक सरफेस हो, इस तरीके से कोई भी एक सरफेस हो, आई बात सुन। अब
अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो अपन एक इंसिडेंट ऐसे यहाँ पे इंसिडेंट करवा देते हैं इस तरीके से। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पर तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो ऐसे ड्रॉ होगा, तो फैक्ट है इसका जो नॉर्मल बनेगा वो नॉर्मल इधर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये एंगल आई हो गया। तो अब देखिए एंगल, अब जितने एंगल्स हैं ना अपने एंगल्स में ना ये इधर चला जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा आर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आपको हमेशा याद रखना है कि रिफ्लेक्शन जो लॉ है वो हर एक तरीके की सरफेस के लिए क्या है अपन लोगों के पास वैलिड है। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा और। नेक्स्ट देखना अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में जब अपन डिस्कस करते हैं तो अपन दो तरीके के रिफ्लेक्शन पे बात करेंगे। एक होगा मेरे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होगा अपने पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होगा अपने पास इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, जब अपन रेगुलर रिफ्लेक्शन पर डिस्कस करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपके पास बिल्कुल एक रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। और देखिए इर्रेगुलर, तो फैक्ट है कि जो आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इर्रेगुलर होनी चाहिए। अब अपन ने क्या करा, यहां पे जो इंसिडेंट रे है वो इस तरीके से ली कि इंसिडेंट रे एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आ रही है, ठीक है, पैरेलल इंसिडेंट रे। ओके, अब जैसे ये इंसिडेंट रे इस रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको अपन क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अब जैसे इंसिडेंट होना है तो सबसे पहले किसको ढूंढना है, नॉर्मल, ये ढूंढ लिया। अब दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, बिल्कुल रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा मेरे पास। अब जितने एंगल से इंसिडेंट हो रहे हैं उतने ही एंगल से वापस जाना है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन की बिल्कुल इस तरीके से लौट जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल। तो ये हो जाएगा अपने पास एक तरीके से रिफ्लेक्टेड रे, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे। तो अपन ने यहाँ पे क्या नोटिस करा कि बिफोर रिफ्लेक्शन जो पैटर्न था, बिफोर रिफ्लेक्शन पैटर्न कैसा था, पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन पैटर्न कैसा है, बिल्कुल पैरेलल। तो अपन ने यहाँ पे क्या नोटिस करा कि जब भी अपन रेगुलर रिफ्लेक्शन पर डिस्कस करेंगे तो बिफोर रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पैटर्न सेम रहता है, बिल्कुल एज इट इज जैसा कैसे ही रहेगा, एक दूसरे के पैरेलल, जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। तो ये होगा आपके पास बिल्कुल रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट जब अपन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन पर डिस्कस करेंगे तो फैक्टर नाम से पता लगा इर्रेगुलर, मतलब बिफोर रिफ्लेक्शन जो पैटर्न होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैटर्न हो सकता है कि अपन को ना मिले। जैसे देखना आप मान लेते हैं कि एक रे को तो अपन ने बिल्कुल ऐसे इंसिडेंट करवाया, ठीक, और एक रे बिल्कुल इसके पैरेलल इस तरीके से यहाँ पर इंसिडेंट रे, देखो बिल्कुल पैरेलल है ना, तो ये अपने पास क्या है, पैरेलल इंसिडेंट रे। ओके, अब आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फैक्ट है सबसे पहले ये नॉर्मल ढूंढेगा इधर की तरफ, ये भी अपना, अब देखो ये इस तरीके से, तो अगर ये सरफेस बिल्कुल ऐसे है तो इसका जो नॉर्मल होगा वो इधर की तरफ कहीं पर होगा कि नहीं होगा। अब आप देख लो कि दोनों रेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया। अगर मैं इसके लिए बात करता हूं तो इसके लिए तो आई होगा, तो इसके लिए मैं क्या कंसिडर कर लेता हूं, आई डैश। तो फैक्ट है अब रिफ्लेक्शन लॉ तो वैलिड है, अब जितने एंगल से इंसिडेंट हो रहा है उतने ही एंगल से जाना है। तो फैक्ट है अगर ये आई से इंसिडेंट हो रहा है तो आई से इधर लौट जाना है, तो ये एंगल हो जाएगा आपके पास आर। एज इट इज यहाँ पे देखो, यहाँ पर एंगल इंक्रीज हो गया तो फैक्टर जो रिफ्लेक्टेड रे वो इधर कहीं निकल जाएगी इस तरीके से, ये एंगल हो जाएगा आर डैश। तो आप खुद देखो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन और बिफोर रिफ्लेक्शन क्या पैटर्न एक जैसा है, नहीं है। तो इस तरीके का ये जो अपने पास सरफेस है इसको अपन क्या बोलेंगे, एक तरीके से इर्रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इससे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। आई बात समझ में आप सभी को? देखो इसको एक बार जल्दी से देखो इसको एक बार। ठीक है, चलो अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी में अपन थोड़ा और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, अब आप देखना, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, when light incident normally on reflecting surface, when light incident normally on reflecting
सरफेस। इट मीन जब जो अपने पास लाइट है वो किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नॉर्मली से मतलब जैसे मान लेते हैं कि अपन बात करते हैं इस तरीके से, मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी सरफेस है, ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस पे एक रे बिल्कुल ऐसे इंसिडेंट, अब फैक्ट है कि अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट करवाते हैं, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल बिल्कुल इस तरीके से होगा, और इसी पर अपन क्या करते हैं, एक रे को इंसिडेंट करवाते हैं इस तरीके से, इंसिडेंट रे। और फैक्ट है बिल्कुल इस तरीके से है, तो अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट कुछ इस तरीके से होगा, और जो नॉर्मल आएगा वो इसी लाइन पर आएगा। अब अपन ने अभी तक जितना भी डिस्कस करा उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरीके से, और ये नॉर्मल, ये आई, ये आर। तो फैक्ट है अगर ये इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल की तरफ मूव करती है, इंसिडेंट रे नॉर्मल की तरफ मूव करती है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो डिक्रीज होता जाएगा, ओके। और जब इंसिडेंट रे बिल्कुल नॉर्मल पर आ जाएगी तब आप लोगों के पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 0। अब फैक्ट है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी 0 होना पड़ेगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को 0 होना पड़ेगा तो फैक्ट है रिफ्लेक्ट होके ये रे वापस अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, और ऐसी कंडीशन पे आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसी कंडीशन पे ये आपके पास एक तरीके से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। आई बात समझ में? यहां पर अपन एक चीज और क्लियर करते हैं। नॉर्मली अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं तो देखना ये मिरर है सिंपल सा, अब अगर सपोज ये मिरर नहीं होता तो ये रे बिल्कुल ऐसे आती और बिना किसी टेंशन के सीधे निकल जाती, लेकिन मिरर होने की वजह से इस रे को रिफ्लेक्ट होकर किधर जाना पड़ा, इधर जाना पड़ा। ये इसका नॉर्मल आया, ये एंगल आई हुआ, ये एंगल आर हुआ। अब जाना इधर था बट मिरर की वजह से इधर पहुंच गए, जाना इधर था मिरर की वजह से इधर चले गए, तो ये डेविएशन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको अपन नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, और इसको अपन बोलते हैं तरीके से एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे अपन इसको, एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। तो यहीं पर अपन बात करते हैं, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे बिल्कुल सीधे निकल जाती है सही, लेकिन मिरर की जैसे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं अपन सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा वो डेविएशन आपके पास कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो अपन को यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि अगर सपोज कोई भी रे किसी भी मिरर पर एकदम नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो ऐसी कंडीशन पे जो रे होती है वो अपने पाथ को क्या करती है, एक तरीके से रिट्रेस करती है। आई बस में अपने पाथ को क्या करेगी, वो रिट्रेस करेगी और वापस उसी लाइन पर, उसी रे पर, मतलब जिस लाइन पर इंसिडेंट हुई उसी लाइन पर वापस लौट जाएगी। आई नहीं बात समझ में आप सभी को? ठीक, इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखना, ये समझ में आया ना, पॉइंट क्लियर है ना पक्के से सबको? ओके, चलो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना। नेक्स्ट पॉइंट अब अपन बात करते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस नॉर्मली होता क्या है कि सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए ग्रेजिंग एंगल क्या होता है। ग्रेजिंग एंगल, अब जब भी अपन ग्रेजिंग एंगल की बात करेंगे ना, इट मींस अपन बात करेंगे अप्रोक्सीमेटली 89.9999, ठीक है ना, डिग्री पर, जिसको अपन आगे जाके क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली कितना कंसीडर कर लेंगे, 90 डिग्री। इसको समझने की कोशिश करना एक बार। मान लीजिए मेरे पास कोई सी भी कर्व्ड सरफेस है, ठीक, कर्व्ड सरफेस है अपने पास, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। अपन तो इसी पॉइंट पे बात करते हैं जो बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो इसका नॉर्मल यहाँ पे इस तरीके से होगा। अब अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट बिल्कुल इस तरीके से होगा। आगे बस में अगर सपोज कोई इंसिडेंट रे बिल्कुल इसी लाइन पर आ रही है, बिल्कुल इसी लाइन पर आ रही है, तो फैक्ट है वो बिना किसी टेंशन के, बिना रिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाएगी, तो रिफ्लेक्शन तो हुआ ही। तो अपन क्या करते हैं कि किसी भी इंसिडेंट रे को अपन कितने एंगल पर इंसिडेंट करते हैं, 89.9 डिग्री, मतलब इस लाइन से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, इस तरीके से देखना, इस तरीके से बिल्कुल इसके थोड़ा सा ऊपर। तो अब फैक्ट है जो भी इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही है, अब ये जो एंगल बनता है ये तो ग्रेजिंग एंगल होगा, जो आपके पास वैल्यू कितनी होगी, 89.9 डिग्री, जिसको अपन अप्रोक्सीमेटली कितना बोल देते हैं, 90 डिग्री। तो फैक्ट है कि रिफ्लेक्ट होके रे जो रिफ्लेक्टेड होगी इसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी, बिल्कुल इस तरीके से। आई बस में, और ये एंगल भी आपके पास कितना होगा, ये तो हो गया आई, तो फैक्ट है आर भी कितना होगा, 89.9, जिसको अपन अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेते हैं, 90 डिग्री।
आई बात समझ में आप सभी को। तो अगर अपन से कोई बोले कि यहाँ पे तो ये होता है आपके पास ग्रेजिंग एंगल, ठीक है। तो नॉर्मली जब भी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको अपन कितना लेके चलेंगे, हमेशा 90 डिग्री लेके चलेंगे, कभी भी 89.99 डिग्री नहीं लेंगे, क्योंकि अपन को न्यूमेरिकल का जो डेटा लेके आना एकदम एक्जैक्ट डेटा लेके आना है, ठीक है ना। आसपास अब अपन इसको लेके सॉल्व करेंगे तो फंस जाएंगे, तो अपन क्या करते हैं उसको अप्रोक्सीमेटली कितना कंसीडर कर लेते हैं, 90 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। और यहाँ पर अगर मैं डेविएशन की बात करता हूँ तो रे को सीधा ही जाना था और सीधे ही गई है, तो यहाँ पे डेविएशन आपके पास कितना आ जाएगा, 0। तो ये अपने पास होता है एक तरीके से ग्रेजिंग इंसिडेंस। आई बात समझ में आप सभी को। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये समझ में तो आ रहा है ना बेटा सारे पॉइंट, ये पॉइंट ही अपनी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। नेक्स्ट देखना अब आप, इसमें अपन लिख लेते हैं यहाँ पे देयर इज फेस चेंज ऑफ पाई। मतलब अपन यहाँ पे देखेंगे कि जो फेस चेंज होता है वो पाई से होता है। ये इसका मतलब समझना, सपोज अपने पास एक रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओके, ये एक अपने पास एक इंसिडेंट रे आ गई इस तरीके से, ठीक, और रिफ्लेक्ट होके इधर कहीं निकल गई इस तरीके से, और ये अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई, एंगल आर। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे प्लेन ऑफ इंसिडेंस कौन है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहां पर है, तो आप बोलेंगे कि सर ये जो बनेगा यहाँ पे प्लेन, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, ये अपने पास प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। अब आप देखिए बिफोर रिफ्लेक्शन, देखो बिफोर रिफ्लेक्शन ये रे इस प्लेन पे चल के आई है, इस प्लेन पे। तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर वेलोसिटी की ही बात करता हूं मैं यहाँ पे, तो इस तरीके से चल के आ रही है, तो यहाँ पे इसके अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा vx, और इधर की तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट अपन ले लेते हैं vy। कोई डाउट नहीं है। अब जैसे ही इंसिडेंट हुई किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्ट होकर इधर गए। अब अगर मैं इस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे के केस में बात करता हूं, तो फैक्ट है कि अभी भी वेलोसिटी कितनी रहनी है, v। v क्यों रहना है, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ नहीं, और अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ तो फैक्ट है वेलोसिटी में चेंज नहीं होना। अभी अपन ने फर्स्ट नोट पॉइंट पे ये डिस्कस करा था। अब जैसे ही नॉर्मली v वेलोसिटी से इधर की तरफ ट्रेवल करेगी, तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इधर की तरफ बनेगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ बनेगा। इस वाले कंपोनेंट को अपन बोल देते हैं vx डैश, और इसको बोल देते हैं vy डैश। तो अपन को पता है कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक। अब आप देखिए कि vx वाला जो कंपोनेंट है तो अभी भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें से अगर अपन सिंपल सी बात करें तो vx इक्वल टू जाएगा vx डैश, अगर अपन वेक्टर की फॉर्म में भी बात करें तो, ठीक है। लेकिन अगर अपन y वाले कंपोनेंट पे डिस्कस करें तो y वाला जो पहले कंपोनेंट था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वाला कंपोनेंट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। इट मींस दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब मैग्नीट्यूड में तो सेम होना पड़ेगा ना, क्योंकि जितना इसका स्पीड है उतना उसका, उतना मैग्नीट्यूड इसका है, उतना स्पीड इसका है। तो फैक्ट है जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, उतना इसका मैग्नीट्यूड होगा, उतना इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होगा, इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होगा, बट डायरेक्शन चेंज हो गई यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन पर अपन यहाँ पे क्या नोटिस करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो vy वाला कंपोनेंट तो इधर की तरफ था, और vy डैश वाला कंपोनेंट ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल कितना चेंज आया आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो अपन ये तो बोलेंगे 180 डिग्री, इट मींस पाई का चेंज है। जबकि ये वाला कंपोनेंट तो भी वैसा का वैसा ही है, इसमें तो किसी तरीके का चेंज ही नहीं आया, नो चेंज। जबकि इसमें कितने का चेंज आ गया, पाई का फेस चेंज आ गया। आई नहीं बात समझ में। तो इस तरीके से आपको ये चीज याद रखना कि जब भी अगर अपन रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे में अपने पास जो चेंज होगा फेज में वो कितना हो जाएगा, अपने पास पाई का हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक, क्वेश्चंस देखते हैं अपन थोड़े से इसके ना। ये समझ में आना जितने भी पॉइंट अपन ने डिस्कस करें, ठीक, इन सबको एक बार अच्छे से देखना, ठीक, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस करना है इन सबको लेके, ओके। अब आप देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना आप सब, एकदम इजी से स्टार्ट करते हैं अपन। मान लीजिए कि अपने पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक, और इस तरीके से एक रे इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट रे, जो कि मिरर के साथ नॉर्मली 10 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। तो आपको पता करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
इतना होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखना। सेकंड क्वेश्चन में भी एज इट इज इसी तरीके से एक मिरर है, जो ये ग्राउंड है अपना ग्राउंड, ठीक, और ये इस तरीके से एक मिरर इस तरीके से यहाँ पे टिल्टेड है इस एक एंगल थीटा पे। एक रे ऐसे आती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से चली जाती है। तो ये तो गई अपने पास इंसिडेंट रे और ये हो गई अपने पास एक तरीके से रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी कि थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी होगी। 1 मिनट है, जल्दी से सॉल्व करो इसको। ठीक है, चलो देखते हैं हम अपन। अब देखें इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इंसिडेंट रे जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो सबसे पहले किसको ढूंढती है, नॉर्मल। अब अपन सबको पता होता है कि जो नॉर्मल होता है वो सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है, हमेशा 90 डिग्री। अब ये 90 में से अगर 10 चला गया तो ये कितना बचा आपके पास, 80 डिग्री बचा कि नहीं बचा। तो फैक्ट है कि अपने पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ वो कितना हुआ, 80 डिग्री। अब जो फर्स्ट लॉ होता है रिफ्लेक्शन का वो यही बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फैक्ट है कि 80 से ही इधर की तरफ लौट जाएगी और आपके पास होगा 80 डिग्री इक्वल टू आर। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपके पास कितना होगा, 80 डिग्री। इसको देखो आप, इंसिडेंट रे ऐसे और रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। अब आपको पता था कि आई और आर बराबर होते हैं और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरीके से, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे, तो फैक्ट है इसका नॉर्मल यहाँ पे कहीं पर इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। और अगर ये नॉर्मल है तो फैक्ट है कि अगर मैं बात करूं तो ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा। अब ये टोटल एंगल अपने पास कितना है, ये टोटल एंगल अपने पास 90 डिग्री और फैक्ट है, और आई और आर बराबर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे ये एंगल मेरे पास कितना होगा, 45 डिग्री, और ये एंगल भी मेरे पास कितना होगा, 45 डिग्री। 45 90 हो गया। अब आप देखना, अब अपन को पता था कि जो नॉर्मल होता है वो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है। तो अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी आपके पास कितना होगा, 45 डिग्री। अब देखो ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो अगर ये 45 है तो ये एंगल भी आपके पास कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। आई नहीं आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, नोट करो इसको जल्दी से आप। चलो अब आप देखना, अब थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं अपन। ओके, मान लेते हैं कि आपके पास ऐसी कोई एक शेप है, ठीक है, और इसका इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू 2 sin x, y इक्वल टू 2 sin x। ओके, y एक्सिस और इसको s एक्सिस ले लेते हैं। ओके, अब एक रे आती है इस तरीके से, इंसिडेंट रे आती है, और इस पॉइंट, ये इंसिडेंट रे अपने पास, इंसिडेंट रे, और इस पॉइंट पे जाकर इंसिडेंट होती है P। अपन मान लेते हैं कि इस P के कोऑर्डिनेट है x, y, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से इधर चली जाती है, ये हो जाती है आपके पास रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो आपको बताने, फाइंड करने कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई। तो क्वेश्चन सुनना, आपको क्या लिखना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड such that after reflection reflected ray becomes vertical। जल्दी से आपके पास 1 मिनट है, सॉल्व करके बताओ मुझे आंसर। करिए सॉल्व इसको, कि आपके पास एक इंसिडेंट रे इस तरीके से और रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, मतलब वर्टिकल हो गई, और मान लेते हैं कि जिस पॉइंट पर उसने स्ट्राइक करा वो पॉइंट है आपके पास P x, y, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट। तो आपको यहाँ पे x, y के कोऑर्डिनेट पता करने कि रे ऐसा रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चले जाए, और जो ये शेप दे रखा है, इस शेप का इक्वेशन दे रखा है आपको y इक्वल टू 2 sin x। तो अब आपको बताना है कि किस x, y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जल्दी से करके बताओ, 1 मिनट है आपके पास।
एज इट इज वही बात, अब ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है ना इस तरीके से, तो अगर मैं बात करूं तो इसका जो नॉर्मल होगा वो यहाँ पे कहीं पर इस तरीके से होगा। अब जिस पॉइंट पे नॉर्मली अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट इस तरीके से, टेंजेंट ये, ठीक। अब ये जो टेंजेंट है ये यहाँ पे मान लेते हैं कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, थीटा। तो अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब ये कितना हो गया, 90 हो गया ना, ये टोटल 90 हो गया। अब ये आपके पास हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आपके पास आर, इसका वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और इसका वैल्यू भी आपके पास कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, तो आप देखना कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अगर ये एंगल आपके पास, अगर ये एंगल आपके पास 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, और अगर ये एंगल आपके पास 45 है तो ये वाला एंगल भी आपके पास कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो यहां पे अब आप देखिए ये आपके पास एक तरीके से क्या है, ये आपके पास एक तरीके से टेंजेंट है। अब टेंजेंट की जब भी अपन बात करते हैं तो हमेशा किसके पास जाते हैं, स्लोप, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। ओके, अब यहाँ पे एस एक्सिस वाई एक्सिस है, तो जब भी अपन स्लोप की बात करते हैं तो dy अपॉन में dx की बात करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो आपके पास थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 45 डिग्री, और आप सबको पता होता है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पर अपने पास dy अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब देखो dy अपॉन dx आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, जो भी इक्वेशन दे रखी है वो ही अपने पास, तो आपके पास कितना दे रखा है y इक्वल टू 2 sin x दे रखा है अपन को। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पे हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू 2, और साइन का कितना हो जाएगा आपके पास cos x हो जाएगा। अब आप देखिए dy अपॉन में dx की वैल्यू आपके पास कितनी है 1, तो ये हो गया 1 इक्वल टू 2 cos x हो जाएगा। ओके, तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इक्वल टू cos x हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास कितनी जाएगी 60 डिग्री, और 60 को अपन क्या लिख सकते हैं पाई/3। आई बस में, अब आप इस पाई/3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू 2 sin, और x की जगह कितना हो जाएगा पाई/3। अगर मैं यहाँ पे sin पाई/3 की बात करता हूं तो sin पाई/3 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, कितनी होती है sin पाई/3, 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो हो जाएगा 2 into √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3। आई बस में, तो मेरे को यहाँ पे पता लगे कि x y के जो कोऑर्डिनेट मेरे पास यहाँ पे बनेंगे वो बनेंगे मेरे पास, x का तो बनेगा मेरे पास कितना पाई/3, और y का मेरे पास बनेगा कितना √3। तो इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं, तो x y के कोऑर्डिनेट इस तरीके से आते हैं। आई नहीं बात समझे, देखो एक बार जल्दी से अच्छे से देखना एकदम है, फिर अपन एक क्वेश्चन और करेंगे बिल्कुल इसी तरीके का। ओके, समझ में आया, चलो अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, एज इट इज यही है, फाइंड px, y such that after reflection reflected ray becomes vertical। ओके, और आप सभी को इसको सॉल्व करना है, और जो भी आंसर आपके पास आएगा उस आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बेटा। ओके, चलो ठीक है, ये अपने पास है इस तरीके से एक सर्कल है, जिसके इतने से पार्ट में अपन ने क्या कर दिया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख दी यहाँ पर अपन। ओके, और ये आर रेडियस का एक सर्कल है अपने पास, और इस सर्कल का जो इक्वेशन है, ठीक है, वो इक्वेशन अपने पास x² प्लस y² इक्वल टू r²। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, एक रे इस तरीके से इंसिडेंट होती है, बिल्कुल एज इट इज इस तरीके से, ये आपके पास हो गई इंसिडेंट रे, और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाती है, होगी आपके पास रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट को अपन ले लेते हैं px, y। तो आपको यहाँ पे जो x, y इसके कोऑर्डिनेट बताने के x और y की वैल्यू आपके पास क्या क्या होगी, ठीक है, ये आप सभी मुझे बताएंगे। ठीक, जो भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे। ओके, नोट करो इसको जल्दी से।